यस सर। तो अभी तक हमने क्या किया, जो 10वें का सेकंड क्वेश्चन था वो कॉपी करके एक प्रॉपर्टी लगा दी, R1 टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सब ऊपर ऐड होकर के हो गया 3y प्लस के। उसके बाद एज इट इज है 3y प्लस के कॉमन ले लिया तो 1 1 1 आ गया। अब मुझे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि सॉल्व करने के लिए अगर 0 ज्यादा से ज्यादा हो यानी मैक्सिमम 2 हो सकती हैं तो ज्यादा सुविधा होती है। तो मैंने C2 में से भी C1 माइनस कर दिया और C3 में से भी C1 माइनस कर दिया। 3y प्लस के, तो मेरा C1 तो एज इट इज है। जब यहाँ हुआ तो 0, इसमें से y माइनस हुआ के, यहाँ y चला गया 0, यहाँ आया 0, ये हुआ 0, ये हुआ के। अगर इतना सा कर लेते तो सारा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि है ही नहीं इसमें कुछ। तभी तो मैं देखना चाह रहा था कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब इसको अलोंग, किसके अलोंग सॉल्व करेगी रिद्धिमा? सर C1। C1 है ना? सही है यस बेटा जी, सर। सही है बेटा जी। C1 में 2 0 नजर आ रही है क्या? हमें किसके अलोंग इसको एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम 0 हो? तो C1 में कहां से 2 0 नजर आ रही है तुम्हें? सॉरी सर, R1। R1 या C3, दोनों ही यस कर सर। सकते हैं, R1 या C3। फिलहाल C3। R1 ज्यादा सही है, तो R1 के लिए 1 बाहर, के स्क्वायर, बाकी 0। बस, है क्या इसमें? कहां भटक गई थी भगवान जाने। ये लो जी RHS। हुआ कि नहीं बेटा? जब 1 के इसके करेगी तो के स्क्वायर ही तो आएगा केवल, यस सर। ये 0 है ही। तो सीधा 1 इंटू के स्क्वायर यानी के स्क्वायर, बाकी हमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि सारा 0 है। यस सर। समझ गए क्या? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। जिसका भी कुछ आवाज आ रही है वो बंद करो जरा। मैं यहाँ से बंद करूं अच्छा नहीं है, मुझे डिस्टर्ब होगा। अब मैं आगे आपको छोटी सी चीज जो बहुत जरूरी है वो मैं एक बार ध्यान दिलाता हूं, और उसे कहते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये चीज, दोनों माइनर्स एंड कोफैक्टर्स एक्चुअली में तो डिटर्मिनेंट से पहले आने चाहिए थे। मतलब जो डिटर्मिनेंट जहां शुरू हुआ था, पता नहीं क्यों इन्होंने बाद में दिए हैं। मैट्रिक्स से जब डिटर्मिनेंट बन जाता है, या तो शायद इसीलिए दिए होंगे कि अब हम मैट्रिक्स की बातचीत नहीं करेंगे, हम केवल और केवल डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। तो मान लो मेरा कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, ये कोई डिटर्मिनेंट है। अगर मेरे से कहा जाए कि इसका माइनर निकालो, तो माइनर का मतलब ये होता है कि इसका जो पहला एलिमेंट है इसके अलोंग डिटर्मिनेंट। इसको थोड़ा सा और समझना, माइनर जो है वो होता है किसी भी एलिमेंट के अलोंग डिटर्मिनेंट, अर्थात M11 होगा, इसे फिर ध्यान से समझना, M11 होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ करके जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट। अगर मुझे निकालना होगा M21, M इसका सिंबल है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, ठीक है ना? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो वो हो गया 2 का डिटर्मिनेंट। और सिंगल का डिटर्मिनेंट यानी सिंगल टर्म, अर्थात MIJ माइनर कहलाता है। MIJ, यहां तक क्लियर हो गया होगा? बस थोड़ा सा ध्यान जो रखना है कि जो भी माइनर निकालना हो, इसमें 4 माइनर हो सकते हैं। अगर 3/3 का होता तो 9 माइनर्स होते। हर एलिमेंट का निकालना है माइनर अगर पूछे तो MIJ
हम आराम से निकाल सकते हैं, जो कि माइनर होता है। ith रो और jth कॉलम, आई रो है नंबर ऑफ रो, जे कॉलम है, उस रो और कॉलम को छोड़कर जो बचता है, अगर 3x3 होता, जैसे मान लो ये 3x3 है, इसका निकालना है M11, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो 2x2 एक प्रकार से ये एक डिटर्मिनेंट हो जाएगा ऑर्डर 2 वाला। क्लियर हो गया सभी को माइनर? तो एक बार इशारा करो। नहीं आया इशारा? अभी और कुछ पूछना है इसमें तो बोलो। नो सर, हो गया क्लियर। तो फिर वो तो हुआ ही नहीं है, ऊपर दिख ही नहीं रहा है मुझे किसी का भी। हाँ अब कुछ नजर आए भाई, ये भी तो नजर आना चाहिए कि हाँ जी हुए हैं, नहीं तो क्या पता लगेगा कि हो भी रहा है। पता लग रहा है वन वे चल रहा है सारा। चलो, इसके बाद फिर एक और चीज जो आपको सीखनी चाहिए इसी में, और वो है सबसे बढ़िया कोफैक्टर्स। इसका सिंबल या तो CIJ होता है या AIJ। ध्यान करो, दोनों ही सिंबल इसके बुक में मिल जाएंगे या किसी हेल्प बुक में मिल जाएंगे। AIJ भी मिल सकता है और CIJ, चूंकि C तो सिंपल समझ में आता है, कोफैक्टर से तो C आ गया, लेकिन कहीं कहीं पर AIJ भी मिल सकता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। MIJ यानी माइनर तो होता ही है, लेकिन माइनर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 I+J से। मीन्स अगर माइनर अपने IJ के सम को -1 की पावर कर दें तो वो CIJ या AIJ कहलाएगा। जैसे अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही लें A11, तो यानी -1 की पावर 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 हो गया तो प्लस हो गया M11। और अगर हमें निकालना होता A21, तो -1 की पावर 1 + 2 और ये M12। तो ये अगर यहां देखें तो ये प्लस है तो ये तो वैल्यू 4 ही होगी, लेकिन यहां देखें तो पावर ऑड होने के कारण से ये माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा और M21 की वैल्यू 2 है ही, तो वैल्यू आ गई। इस तरह से हम कोफैक्टर्स पता करते हैं। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। बोलो। क्लियर है? यानी माइनर्स और कोफैक्टर्स आप सबको क्लियर हो गए, मैं ये मान लेता हूं। फिलहाल मान लेते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में मानने का बड़ा महत्व है। अब यदि हम इसके एक्सपेंड को समझें तो किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन उस किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट्स का उसके कोफैक्टर्स से मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलिमेंट विद देयर कोफैक्टर्स। अर्थात जो आपने 3x3 का पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो मुझे इसे सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना है, तो अगर मैंने पहला लिया यानी अलोंग, मैं मान लो एक्सपेंड करूं अलोंग R1, R1 के अलोंग अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो R1 में एलिमेंट है A11 और इसी का कोफैक्टर होगा A11, प्लस सेकंड एलिमेंट है A12, कोफैक्टर भी होगा A12, तीसरा एलिमेंट है प्लस A13, कोफैक्टर भी हुआ A13। मान लो मुझे एक्सपेंड करना है अलोंग C2, C2 मतलब सेकंड कॉलम, तो नेचुरली पहला एलिमेंट 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर प्लस सेकंड होगा A22 इंटू A22 प्लस
A32 A32, यानी किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो वह उसका एक्सपेंशन आएगा। और जैसा कि आप पढ़ ही चुके हो कि ये सब इक्वल होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप R1 के अलोंग कर रहे हो या C2 के कर रहे हो या किसी और के कर रहे हो। अब एक प्रश्न मन में आता है कि सर आपने पहले जब बताया था तब तो बताया था कि यहाँ पर माइनस भी आता है, जैसे 1 2 है तो यहाँ माइनस आना चाहिए, 1 3 है यहाँ तो प्लस आ जाएगा, लेकिन 1 2 आ गया तो माइनस, 3 2 है तो माइनस होना चाहिए, इसमें तो सब प्लस हो रहे हैं। तो ये प्लस इसलिए है क्योंकि प्लस ही है, माइनस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कोफैक्टर माइनस हो जाएगा। आपने कोफैक्टर ध्यान करो, कोफैक्टर में -1 की पावर i प्लस जे आता है, और जब -1 की पावर i प्लस जे आएगा तब ये -1 की पावर i प्लस जे आने के कारण से माइनस या प्लस का साइन आएगा, अदरवाइज इसका एज इट इज साइन रहेगा, मतलब प्लस का प्लस माइनस का माइनस। एक और चीज जो कोफैक्टर से ही रिलेटेड है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर हमने किसी भी रो के एलिमेंट को किसी और रो के या कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, मान लो A11 A12 A13, इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके कोफैक्टर से सेकंड रो के या थर्ड रो के, तो इक्वल टू 0 आएगा। फिर समझ लो, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स अगर किसी दूसरी रो के या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आएगी 0, और अपने ही कोफैक्टरों से मल्टीप्लाई होगा तब वो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कहलाएगा। यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ हो तो जो पूछना हो मेरे से पूछ लो, क्योंकि एक छोटी सी चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा। अगर आप मैं पेज पलट रहा हूं, किसी को पूछना है तो पूछना। एक छोटी सी चीज और जो आप पहले पढ़े हुए हो उस पर भी डिटर्मिनेंटी मेथड यूज होता है, और वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई ट्राइंगल हो, ये आपने शायद 10th में पढ़ा होगा या 9th में, मुझे ध्यान नहीं है अभी, कौन सी क्लास में था भाई? x1 y1 सर x2 y2। 10th में कोऑर्डिनेट। बेटा ये आवाज मेरे पास तुम्हारी कटी आ रही है, मेरी भी आवाज साफ आ रही है कि कटी हुई आ रही है? सर आपकी साफ आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो उसका सही 10th में पढ़ा था। 10th में पढ़ा था, है ना? तो ये एक ट्राइंगल है, आप लोगों ने ध्यान किया होगा, इसका आपने एरिया पढ़ा था हाफ, x1 से शुरू करके y2 माइनस y3, फिर x2 से शुरू करके x1 y3 y2 माइनस y1, फिर x3 से शुरू करके y1 माइनस y2। कुछ कुछ ध्यान में आया क्या? यस अगर सर, 1 आगे 2 3 2 3 1 3 यस 1 सर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, तो इसमें डिटर्मिनेंट बना, एक्चुअली में वो वहां तो हम रटा देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन जो एक्चुअल मेथड है वो है डिटर्मिनेंट का। और डिटर्मिनेंट का मेथड क्या कहता है? अब क्या हुआ, कौन विकास नेगी चला गया था? हाँ, डिटर्मिनेंट का मेथड क्या कहता है? बहुत ही मजेदार, वो ये कहता है डिटर्मिनेंट का मेथड कि आप पहले x1 के कोऑर्डिनेट लिख दो, फिर y के कोऑर्डिनेट लिख दो, और फिर 1, क्योंकि 3/3 चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, इसलिए 1 1 1 लगा दो। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो मैं आगे समझाऊं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन इसमें इसके आगे हाफ आ जाएगा। डिटर्मिनेंट मेथड में हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो x के कोऑर्डिनेट, सेकंड रो y के कोऑर्डिनेट, एंड लास्ट में 1 1। अगर आप ऐसा, हाँ जरूरी नहीं है ऐसे ही करो, अगर आपको लगता है कि यार ऑर्डर में लिखते समय आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल आप ये मत सोचना कि जी ऐसे ही लिखें। हाफ 1 1 1 ऊपर लिख दो, फिर x1 आपको पता ही है हम चेंज कर सकते हैं,
बिल्कुल। आप चाहे तो इसको कॉलम में भी बना सकते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आप जी इसको कैसे लिखो। लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड से करने पर दो क्वेश्चन और बन जाते हैं जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होते हैं। मैं असली उसके लिए ये टॉपिक लिया है, वरना ये तो सिंपल सी चीज थी। इसके हिसाब से दो क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो आपको बड़ा पुराना क्लियर हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, मैं इसकी तो डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। लेकिन जो दो क्वेश्चन और बनते हैं, उसमें एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक में भी कहीं ना कहीं होगा, मैं जरा देख लेता हूं। हाँ, इसमें है शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। शो दैट पॉइंट्स आर नेचुरली, आपने पढ़ा हुआ है 11th में 10th में भी, कोलिनियर। मतलब इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 देन पॉइंट्स आर Zero. कोलिनियर। तो आपको क्या करना है, अच्छा 10th तक में तो सिंपल होते थे, लेकिन अब 11th में आकर के थोड़ा कोऑर्डिनेट्स हैवी हो जाएंगे। तो आपको सिंपल उसको डिटर्मिनेंट में रखना है, एक्सपेंड करना है अपने अपने तरीके से। अगर वो 0 हो जाता है तो आप लिख दोगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। एंड दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर आया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग, ये हालांकि स्ट्रेट लाइन उसमें भी है 10th में, लेकिन आपको पूछ ली इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6। मान लो ये दे दिया कि आपको इन दो पॉइंटों से बनी हुई इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, लेकिन ये सिंपल नहीं आने वाला, ये उसमें लिखा हुआ आएगा यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। अगर सिंपल आ गया तब तो आप वो लगा दो, पड़ा हुआ है ही आपका y2 माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये ध्यान है कि नहीं 2 पॉइंट फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का। लेकिन ये Yes, sir. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर डिटर्मिनेंट से निकालना हो तब आपको लिखना पड़ता है लेट एक्स वाई बी द थर्ड पॉइंट सिंस पॉइंट ऑन द लाइन सो ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अर्थात x1 x2 x3 की जगह x1 और 3, y1 y2 y3 की जगह y2 और 6, और लास्ट में 1 1 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, इक्वल टू 0 करके डायरेक्ट इक्वेशन मालूम हो जाएगी। अगर ये समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया। अगर किसी को कुछ पूछना हो यहां तक तो बोलें, क्योंकि यहां तक मैं आपके दो एक्सरसाइज छोटी सी क्लियर हो गई हैं। डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम्हें कुछ बहुत डराए। यहां तक में जो मैंने आज 3 टॉपिक आपको लिए, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मेनली ये 2 ही थे, है ना, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से फॉर्मूला या डिटर्मिनेंट मालूम करके 2 तरह के क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आप लोग इसको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करके चलो, इसको ऐसे मत लो कि आपको लगे कि हाँ यार क्या फर्क पड़ रहा है। नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया, क्वेश्चनों को साइड में रखा, तो क्वेश्चन तो होंगे ही, कॉन्सेप्ट क्लियर ज्यादा होगा। आप लोग इसकी कोशिश करें, ये उम्मीद मैं आप सबसे कर रहा हूं। किसी को कुछ पूछना है, कहना है तो बोले, कम ऑन। हाँ जी बोलो। हेलो, मुझे लग रहा है आज तो सब नींद में थे, क्यों जी? नो सर। तो अब कुछ ही के चेहरा ही कैसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ ना। तो एक केवल विकास नेगी का आया है, वो तो, और विकास नेगी की आदत है
वो कमेंट भी ऐसे ही करता है, चाहे पढ़े या ना पढ़े, उसकी समझ में आए या ना आए, उसका लाइक सबसे पहले आता है। क्यों?